गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज का जो ये लेक्चर होने वाला है, आज के लेक्चर में हम एड्जॉर्प्शन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और एड्जॉर्प्शन का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो आसानी से उतना समझ नहीं आता, जिसका नाम है गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। लेकिन गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को करने से पहले जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे उसे खत्म करते हैं। हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन को पढ़ रहे थे। सबसे पहला फैक्टर अगर याद हो तो टेम्परेचर देखा था, दूसरा प्रेशर, और आज तीसरा फैक्टर हम देखने वाले हैं। तीसरा फैक्टर है अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस यानी कि एक सरफेस के ऊपर कितना अमाउंट गैस का एब्जॉर्ब होगा, ये बात डिपेंड करेगी दो फैक्टर्स पे। एक तो नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा है, और दूसरा सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया एड्जॉर्बेंट का कितना अवेलेबल है गैस को, इस बात पर भी डिपेंड करेगा कितना एड्जॉर्प्शन होगा। आप लोगों को याद हो तो हमने यहां पर पढ़ा भी था, सरफेस एरिया वाला केस हमने डिस्कस भी किया था कि अगर हम सॉलिड को तोड़ दें और उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ज्यादा क्या होती है, एक्टिव साइट्स भी उतनी बढ़ गई थी। और एक्टिव साइट्स बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है कि रेजिडुअल फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर रेजिडुअल फोर्स बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो यहां पर तो सीधा सा फैक्टर है कि अगर सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एड्जॉर्बेंट का, उतना ज्यादा क्या रहने वाला है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसके एग्जांपल की अगर बात करूं तो इसका एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया था। एक्टिवेटेड चारकोल इसका एग्जांपल है। एक्टिवेटेड चारकोल के केस में मैंने बताया था यहां पर क्या है, चारकोल को हमने फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास निकल का भी तो एग्जांपल होता है, ये भी हम ऑर्गेनिक में भी यूज करते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल्स में हमने क्या किया है, किसी तरीके से सरफेस एरिया को बढ़ाया, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, एक्टिव साइट्स बढ़ेगी, और एक्टिव साइट्स बढ़ेगी तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो अमाउंट ऑफ गैस में सरफेस एरिया वाला कंसेप्ट तो हम जानते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमें क्या समझना है, नेचर ऑफ गैस, कि आखिरकार एड्जॉर्प्शन नेचर ऑफ गैस पर कैसे डिपेंड करता है। तो आइए नेचर ऑफ गैस को ही समझते हैं। अगर नेचर ऑफ गैस की बात करें कि नेचर ऑफ गैस पर किस तरीके से एड्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा, तो मैं एक ही सेंटेंस में इस बात को सम अप करना चाहूंगा कि नेचर ऑफ गैस में बस इस बात का ध्यान रखना कि जो गैसेस इजीली लिक्विफाई होती है, जो गैस इजीली लिक्विफाई होती हैं, उन गैसेस का एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा होने वाला है। उन गैसेस के लिए x/m का वैल्यू भी, या कहो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जितनी गैसेस इजीली लिक्विफाई होगी। अब तुम पूछोगे इजीली लिक्विफाई कौन सी गैस होगी और हमें कैसे पता लगेगा। तो लिक्विफिकेशन डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू पर। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी एक गैस इजीली लिक्विफाई होगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि टीसी जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसका एक्सप्रेशन जब हम निकालते हैं तो वो बराबर होता है 8a/27 RB के। तो यहां से अगर देखें तो क्रिटिकल टेम्परेचर तब ज्यादा होगा जब a का वैल्यू ज्यादा है, और a क्या है, वैन डर वाल गैस कांस्टेंट, जो कि अट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जिसका टीसी ज्यादा उसका a वैल्यू यानी कि वैन डर वाल कांस्टेंट a भी ज्यादा होगा, यानी कि उन गैसेस के पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा। और जब गैस के पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा तो वो पास आएंगे, और पास आके जब गैसेस बॉन्ड बनाती है तो वो गैस क्या कर जाती है, लिक्विफाई करना स्टार्ट करती है। तो वो गैसेस जो इजीली लिक्विफाई होंगी वो कौन सी होंगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। क्यों करेंगी? क्योंकि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा, और जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा वहां पर मैं कह रहा हूं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को समझो। मान लीजिए हमने यहां पर एक सॉलिड सरफेस लिया, यहां पर मैंने एक सॉलिड सरफेस लिया। अब इस सॉलिड सरफेस को काम करना है एड्जॉर्बेंट की तरह। इस सॉलिड सरफेस को यहां पर बिहेव करना है एक एड्जॉर्बेंट की तरह। ऊपर से हमने यहां पर क्या किया है, गैस के पार्टिकल्स को लिया, कुछ गैस के पार्टिकल्स आए। अब ये गैस के पार्टिकल्स जब आएंगे, मान लीजिए HX गैस आए, तो ये गैस का पार्टिकल एड्जॉर्ब तब ज्यादा होगा
जब यहां पर इस x के ऊपर कोई चार्ज हो, मान लो x के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है तो हमें पता है इजीली ये सॉलिड क्या करेगा, इसे अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करा लेगा। जो सॉलिड के एटम्स होंगे वो चार्ज पार्टिकल्स को आसानी से खींचेंगे, और जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका आपस में अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है। इसी चीज को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम गैसेस को डिवाइड करते हैं तो गैसेस दो तरह से डिवाइड हो सकती हैं। गैसेस हो सकती है या तो पोलर गैस होगी या फिर नॉन पोलर। और यदि गैस हमारे पास पोलर है, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई ना कोई चार्जेस है, तो पोलर गैसेस में क्योंकि चार्जेस हैं तो पोलर गैसेस में अट्रैक्शन भी ज्यादा होती है। ये बात हम बोलते भी थे, पोलर गैसेस में अट्रैक्शन ज्यादा होती है नॉन पोलर के कंपैरिजन में। तो जो पोलर गैसेस हैं उनमें अट्रैक्शन ज्यादा, और जहां पर भी अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या रहेगा, ज्यादा। इसीलिए हमेशा जब भी तुम्हें गैसेस के एड्सॉर्प्शन का ऑर्डर निकालना हो तो सबसे पहले पोलर और नॉन पोलर को डिवाइड कर लो। हमेशा पोलर का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर। बस एक केस एक्सेप्शनल है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, उसके अलावा हमेशा पोलर का एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो। अब तुम्हारे पास सवाल क्या आता है कि तुम्हारे पास हो सकता है कि बहुत सारी पोलर गैसेस हो। अगर बहुत सारी पोलर गैसेस हैं या बहुत सारी नॉन पोलर गैसेस हैं तो उन्हें कैसे फर्दर डिवाइड करें। हम पोलर नॉन पोलर को तो कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत सारी पोलर या बहुत सारी नॉन पोलर गैसेस हैं तो उन्हें फर्दर कैसे डिवाइड करोगे। उन्हें फर्दर डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो सभी गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट देखो। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। आप लोगों को पता है जब पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी बढ़ता है, और जिसका वॉल्यूम जितना बड़ा होगा, मान लो दो गैस के पार्टिकल्स हैं, एक ये है और एक ये गैस का पार्टिकल है, तो अगर जितना बड़ा ये गैस का पार्टिकल होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी बड़े पार्टिकल की ज्यादा होती है। इस पार्टिकल को पोलराइज करके इसकी चार्ज डेंसिटी को एक तरफ हम आसानी से ले जाएंगे और दूसरी तरफ न्यूक्लियस। तो अगर ज्यादा चार्ज डेंसिटी पोलराइज होगी तो यहां पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव अधिक बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी पोलर या नॉन पोलर हो तो सबसे पहले क्या करो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, यानी कि उसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा हुआ है, चार्जेस ज्यादा बने हैं, और चार्जेस ज्यादा बने हैं तो उसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा। अब कुछ जगह पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट के अलावा तुम्हें वहां पर एटॉमिसिटी को भी देखना होगा। तुम्हें गैस की एटॉमिसिटी को भी देखना होगा, क्योंकि गैस की एटॉमिसिटी भी सरफेस एरिया को चेंज करती है। एटॉमिसिटी क्या होती है कि एक गैस के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल में ज्यादा एटम होंगे तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ज्यादा और फिर डिस्टॉर्शन भी ज्यादा, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, जिस केस में एटॉमिसिटी ज्यादा उसका भी x/m क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर कुछ फैक्टर्स आपको लेते हुए चलना है। यहां पर सबसे पहले तो गैस को पोलर नॉन पोलर में डिवाइड करो, फर्दर डिवाइड करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिसिटी को यहां पर देखते हुए चलो, ठीक है। अब यहां पर किस तरीके से गैसेस को आप डिवाइड करेंगे इसे एक एग्जांपल से समझ लो। मैं क्या करता हूं, यहां पर सारी गैसेस को जितनी भी आपके सिलेबस में है उन सारी गैसेस को ही ऑलमोस्ट एक बार कंपेयर कर देता हूं। मान लो मेरे पास कौन सी गैस है, मेरे पास एक तो है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा हमारे पास यहां पर देखे तो SO2 गैस है, NH3 गैस है, मान लीजिए HCl गैस है, CH4 गैस है। मान लीजिए ये सारी गैसेस हैं हमारे पास, और इन गैसेस का एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, डिवाइड करो इन सभी को पोलर और नॉन पोलर में। पोलर गैसेस को एक तरफ ले जाओ, नॉन पोलर को एक तरफ। तो पोलर नॉन पोलर की अगर बात करें तो H2 सबसे पहली गैस है, ये तो नॉन पोलर है। CO की अगर बात करें तो CO होता है पोलर। CO2 आप लोग जानते ही हैं, CO2 के केस में जितना लेफ्ट साइड में हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है उतना ही राइट साइड में, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, इसके लिए डाइपोल मूवमेंट ओवरऑल 0 बन जाएगा रिजल्टेंट, और ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट 0 होने का मतलब ये भी क्या होगा, नॉन पोलर। तो CO2 भी नॉन पोलर में आ गया।
N2 की अगर बात करें तो N2 भी कैसा गैस है, नॉन पोलर। SO2 की अगर बात करें तो SO2 तो होता है पोलर। SO2 में एक लोन पेयर है और लोन पेयर की वजह से पोलर बन जाएगा। NH3 की अगर बात करें तो ये भी पोलर है, पिरामिडल शेप का। HCl भी पोलर है। CH4 की अगर बात करें तो CH4 आप लोगों को पता है टेट्राहेड्रल है। और sp3 में अगर चारों सेम एटम लगे हैं तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या बन जाता है, डाइपोल मोमेंट का 0, यानी कि ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर। तो सबसे पहले तो आपने पोलर नॉन पोलर में डिवाइड कर लिया। अब पोलर नॉन पोलर में डिवाइड करने के बाद मैंने कहा था एक एक्सेप्शनल केस आपके सामने आएगा। जनरली क्या रहेगा, जनरली तुम्हारा पोलर का एड्सॉर्प्शन हमेशा नॉन पोलर से ज्यादा होगा, बस एक केस को छोड़ के। वो कौन सा केस है, वो केस है कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है यहां पर कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं कोवेलेंट, तीसरा बॉन्ड जो बनेगा वो कोऑर्डिनेट। तो जब पहले 2 ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो इन दोनों बॉन्ड्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ऑक्सीजन की तरफ रहेगी। तो पहले 2 बॉन्ड बनने के बाद ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ग्रो होता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन तीसरा बॉन्ड बनाएगा, तीसरे बॉन्ड में ऑक्सीजन ने क्या किया, लोन पेयर अपना डोनेट किया, शेयर किया कार्बन के साथ। और ऑक्सीजन अगर अपना लोन पेयर शेयर करेगा तो फिर से ओवरऑल क्या होगा, तीसरा बॉन्ड बनते ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो यहां पर पहले 2 बॉन्ड्स की मदद से तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन तीसरे बॉन्ड ने क्या किया, उस नेगेटिव को खत्म कर दिया। तो ओवरऑल CO की अगर बात करें तो CO पे पोलैरिटी बहुत ही कम रहती है, ये ऑलमोस्ट कैसा रहेगा, नॉन पोलर की तरह। इसीलिए मैंने कहा था यहां पर पोलर में एक एक्सेप्शनल केस होगा, वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब पोलर में भी तुम्हें क्या करना है, इन गैसेस को फर्दर डिवाइड करना है। पोलर में अगर गैसेस को डिवाइड करें तो यहां पर हम देख सकते हैं SO2 की अगर बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हो 32 + 32 64। NH3 की अगर बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 और HCl की बात करें तो 36.5। तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से यहां पर मैं ऑर्डर अगर लिखूं तो SO2 का सबसे ज्यादा। इसके बाद HCl और NH3 की अगर बात करें तो NH3 के केस में आप लोग जानते हैं यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है। वीक फोर्सेस जब हम पढ़ते हैं प्रॉपर बॉन्ड्स के अलावा, जब हम वीक फोर्सेस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि NH3 के केस में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, और जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा वहां पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा। तो SO2 के बाद NH3 आएगा और इसके बाद HCl। HCl का मास ज्यादा था लेकिन पहले NH3 क्यों आया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर पोलर गैसेस का हो गया। अब नॉन पोलर की बात करें तो H2 की बात करें 2, CO2 की बात करें 44, N2 की बात करें 28 और CH4 की अगर बात करें तो 16। इसके अलावा CO को भी करना है। CO का अगर मास की बात करें तो यहां पर CO का मास भी कितना है, 28। तो अगर नॉन पोलर में देखें तो नॉन पोलर में सबसे पहले कौन सा आएगा, CO2 गैस, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद N2 और CO में से आना चाहिए क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर मास 28 है, लेकिन यहां पर एक CH4 ऐसी गैस है जिसका एटॉमिसिटी कितना है, 5। यहां पर एटॉमिसिटी बहुत ज्यादा है। एटॉमिसिटी जितना ज्यादा होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा, उतना डिस्टॉर्शन भी ज्यादा होगा। डिस्टॉर्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है, चार्जेस ज्यादा बनेंगे, और चार्जेस ज्यादा बनेंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो पहले CH4 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिसिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद N2 और CO की बात करें, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन CO क्या है, स्लाइटली पोलर नेचर का। तो सबसे पहले आएगा CO, फिर N2 और सबसे लास्ट में क्या आएगा, H2। तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा किसका, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का। ये पूरा ऑर्डर चलेगा हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का। और अगर गैसियस स्टेट की बात करूं तो इसी ऑर्डर को आप गैसियस स्टेट में भी यूज करते हैं। जब आप गैसियस स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के डेविएशन को समझेंगे तो वहां पर भी आपको ऐसा ही ऑर्डर देखने को मिलेगा, बिल्कुल। उसके अलावा अगर सॉल्यूशन चैप्टर की बात करूं तो सॉल्यूशन में जब आप सॉल्युबिलिटी को पढ़ोगे तो सॉल्युबिलिटी में भी यही ऑर्डर होगा। तो ये सेम ऑर्डर आपको 3 जगह पर देखने को मिलेगा। इस ऑर्डर को याद रखना या समझना
किसी भी तरीके से समझना या तो याद कर लेना इसे बहुत जरूरी है, बिकॉज ये 3 चैप्टर्स में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा लास्ट फैक्टर खत्म हुआ। अब लास्ट फैक्टर के बाद क्या पढ़ेंगे हम? गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। बिल्कुल ध्यान से सुनना है एक एक बात को, बिकॉज ये एडसॉर्प्शन आइसोथर्म समझना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में पढ़ने क्या वाले हैं? दिस आइसोथर्म एक्सप्लेन्स द एडसॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑनटू अ सॉलिड एडसॉर्बेंट। तो ये क्या एक्सप्लेन करेगा? ये आइसोथर्म एक्सप्लेन करेगा एडसॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट को। कहां से एडसॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट होगा? एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका एडसॉर्प्शन होगा। कहां पर एडसॉर्प्शन होगा? सॉलिड एडसॉर्बेंट के सरफेस पे। अब इसी बात को एग्जांपल से समझो। मान लो मैंने ये बीकर लिया और इस बीकर के अंदर एक डाई का सॉल्यूशन बनाया। इस बीकर के अंदर हमने क्या किया? एक डाई का सॉल्यूशन बनाया। हमने डाई का सॉल्यूशन जब बनाया तो जाहिर सी बात है हमारा सॉल्यूट रहा होगा डाई, और जो सॉल्वेंट है यहां पर सॉल्यूट रहा होगा डाई, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? जल। सॉल्वेंट पानी। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया? यहां पर चारकोल को और ऐड कर दिया। यहां पर चारकोल को और ऐड कर दिया। तो चारकोल जैसे ही हमने ऐड किया तो हमने देखा कि डाई के सॉल्यूशन में चारकोल ऐड करने के बाद डाई के जो पार्टिकल्स थे वो चारकोल के सरफेस पे एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो गए। डाई के जो पार्टिकल थे वो क्या कर रहे हैं? अब चारकोल के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहे हैं। तो इसी तरह के एड्सॉर्प्शन को गिब्स ने एक्सप्लेन किया। गिब्स ने क्या बात कही कि एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसे कहां पर एड्सॉर्ब करा गया? सॉलिड एडसॉर्बेंट के सरफेस पे। इस तरह के एड्सॉर्प्शन के साथ डील करेगा गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इससे पहले वाले जितने आइसोथर्म पढ़े वो मेनली सॉलिड के सरफेस पे गैस के एडसॉर्प्शन को समझा रहे थे, लेकिन अब ये बात करेगा सॉल्यूशन की। इस एडसॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए गिब्स ने अपना एक इक्वेशन दिया। इस इक्वेशन में उसने कहा टाउ विच इज सरफेस एक्सेस, ये बराबर था -c अपॉन RT डेल गामा अपॉन डेल C के। ये इक्वेशन दिया गिब्स ने। इस तरह के आइसोथर्म को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक इक्वेशन दिया। इस इक्वेशन में अगर सबसे पहले मैं यहां टाउ की बात करूं तो ये क्या है? ये है सरफेस एक्सेस। अब तुम पूछोगे सरफेस एक्सेस क्या होता है? सरफेस एक्सेस बेसिकली डिफाइन करता है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पर कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, दैट इज आवर सरफेस एक्सेस टाउ। क्या बताएगा? बेसिकली कितना अमाउंट सॉल्यूट का पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर मैं यहां पर गामा की बात करूं तो गामा डिफाइन कर रहा है यहां पर सरफेस टेंशन को। ये डिफाइन करेगा सरफेस टेंशन को। इसके अलावा सी की बात करें तो सी क्या है? कंसंट्रेशन। और टी की अगर यहां पर बात करें तो टी क्या है? टेम्परेचर। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना चीजों को। यहां पर अगर ध्यान दे तो डेल गामा अपॉन डेल सी क्या बताएगा? डेल क्या बताता है? चेंज। गामा क्या है? सरफेस टेंशन। तो बेसिकली डेल गामा क्या है? चेंज इन सरफेस टेंशन। डेल सी क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन। दोनों को अगर मैं कंबाइंड करके बोलूं, डेल गामा अपॉन डेल सी को अगर मैं यहां कंबाइन करूं तो दोनों वैल्यूज को मिला के हम कह सकते हैं चेंज इन सरफेस टेंशन। डेल गामा अपॉन डेल सी है क्या एक्चुअल में? चेंज इन सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन चेंज। कंसंट्रेशन चेंज के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया सरफेस टेंशन में, दैट इज आवर डेल गामा अपॉन डेल सी। तो सरफेस टेंशन को तो थोड़ी देर में आगे जाके हम समझेंगे। अब यहां पर एक नई टर्म आई है जो कि है सरफेस एक्सेस। बहुत सारे बच्चों ने ये टर्म नहीं भी सुनी होगी। तो पहले तो इस सरफेस एक्सेस के साथ थोड़ा फ्रैंक होते हैं। यहां पर जो मैं ये बात लिख रहा हूं कि ये बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताएगा पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे, ये एक्चुअल में है क्या? यहां पर एक और बात बता देता हूं।
ये बेसिकली क्या बता रहा है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। तो इसके यूनिट की अगर बात करें तो अमाउंट पर यूनिट एरिया, नीचे यूनिट एरिया आएगा तो मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि बेसिकली ये बता रहा है कितना अमाउंट पर यूनिट एरिया पे प्रेजेंट है। तो अमाउंट लेंगे मोल में और यूनिट एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट बन गया मोल मीटर स्क्वायर। तो आइए अब इस सरफेस एक्सेस को समझते हैं। सरफेस एक्सेस को समझने के लिए यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया ऑयल इन वाटर का, ऑयल इन वाटर का सॉल्यूशन बनाया और यहां पर मैंने 10 मोल्स लिए सोप के मॉलिक्यूल्स के, मैंने 10 मोल्स सोप के मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है। 10 मोल सोप के मॉलिक्यूल की अगर बात करूं तो सबसे पहले सोप के मॉलिक्यूल को अगर देखें तो आप में से काफी लोगों ने देखा भी होगा, सोप के मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर याद हो तो सोप के मॉलिक्यूल के पास एक तो पोलर हेड होता है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहां पर तुम्हारे पास क्या होती है, नॉन पोलर टेल। सोप के मॉलिक्यूल को हम दो पार्ट्स में देखते हैं, पोलर हेड होता है और नॉन पोलर होती है टेल, ये होती है नॉन पोलर नेचर की। अब मैंने ऐसे 10 टोटल मोल्स लिए हैं सोप के मॉलिक्यूल के। इन 10 में से, इन 10 मोल्स में से मैंने क्या किया, कुछ मोल्स को तो ऑयल वाली साइड में ऐड कराया और कुछ मोल्स को वाटर वाली साइड में ऐड कराया। 10 में से मान लीजिए मैंने x मोल्स को तो डाला ऑयल वाली साइड में और y मोल्स को डाला वाटर वाली साइड में। कब डाला, जब टाइम 0 था इनिशियली टाइम 0 पर मैंने x और y अमाउंट डाला है, x ऑयल में y वाटर में। अब अगर मैं कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए यहां पर टाइम मैंने ले लिया t के बराबर, टाइम t के बाद आता हूं और चेक करता हूं कि ऑयल में कितना अमाउंट है, तो मैंने यहां पर देखा ऑयल में सोप के कितने मोल्स थे, तो यहां पर ऑयल में सोप के मोल्स आए x डैश, x के बराबर नहीं आए x डैश। और जब मैं वाटर में चेक करने गया तो वाटर में मैंने देखा कि सोप के मोल्स आए y डैश। अब मुझे लगा यहां पर कि जो मैंने इनिशियल अमाउंट डाला था उसके बराबर वैल्यूज नहीं आई, तो मैंने सोचा कि शायद कुछ इंटरमिक्सिंग हुआ होगा और इंटरमिक्सिंग की वजह से कुछ अमाउंट सोप का ऑयल से वाटर की तरफ चला गया होगा या फिर वाटर से ऑयल की तरफ, इसीलिए मोल्स जो है वो चेंज हो गए, इनिशियल वैल्यू के बराबर नहीं है। लेकिन जब मैंने x डैश और y डैश को ऐड किया तो एक और सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। ये सरप्राइजिंग रिजल्ट क्या था कि x डैश और y डैश को ऐड करने के बाद यहां पर जो वैल्यू आई वो 10 से छोटी थी, 10 मोल से कम वैल्यू आई। मैंने टोटल 10 मोल्स ही डाले थे, मुझे लगा इंटरचेंज हुए होंगे, लेकिन इंटरचेंज के बाद भी कुछ मोल्स जब वाटर में गए ऑयल की तरफ से, उसके बाद भी टोटल वैल्यू तो 10 ही रहना चाहिए था ना, अगर मैंने 10 मोल्स डाले। तो यहां पर ये जब 10 से कम वैल्यू आया तो मुझे एक चीज समझ में आई। वो चीज क्या थी कि यहां पर जब मैंने वाटर और ऑयल के मिक्सचर में सोप के पार्टिकल्स को ऐड कराया होगा तो सोप के पार्टिकल में एक तो पोलर हेड है और एक नॉन पोलर टेल है। जो पोलर हेड है वो तो कहां चला गया होगा, पानी की तरफ, और नॉन पोलर टेल चली गई होगी ऑयल की तरफ। सेम कहानी यहां पर होगी, पोलर हेड तो रहेगा पानी की तरफ और नॉन पोलर टेल ऑयल की तरफ होगी। और ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो आधे पार्शियली तो वाटर में होंगे और पार्शियली कहां पर होंगे, ऑयल में। तो यहां पर जब मैंने x डैश और y डैश को निकाला तब तो मैं सिर्फ उन सोप के मॉलिक्यूल्स को देख रहा था जो कंप्लीटली ऑयल में है और जो कंप्लीटली वाटर में है। मैंने इन पार्शियली डिसॉल्व्ड सोप के मॉलिक्यूल्स की तो बात की ही नहीं। तो एक्चुअल में ये जो अमाउंट सॉल्यूट का इंटरफेस पे प्रेजेंट है, ये जो अमाउंट पर यूनिट एरिया ऑफ इंटरफेस पे प्रेजेंट है, दैट इज आवर सरफेस एक्सेस। तो सरफेस पे पर यूनिट एरिया पर कितना अमाउंट कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, दैट इज आवर सरफेस एक्सेस। तो आई होप आपको इस एग्जांपल की मदद से सरफेस एक्सेस समझ में आ गया होगा। अब गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को समझने के लिए मुझे कुछ बेसिक टर्म्स को समझना है, जिसमें सबसे पहला बेसिक टर्म तो होगा सरफेस टेंशन। हमें सरफेस टेंशन का जानकारी होना चाहिए
अगर मुझे सरफेस टेंशन का जानकारी नहीं है तो मैं गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को नहीं समझ सकता। सरफेस टेंशन की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज द नेट परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसी फोर्स को बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो आइए समझते हैं ये फोर्स क्यों लगता है और किस चीज पर डिपेंड करता है। यहां पर मान लीजिए हमने कोई एक सॉल्वेंट लिया, यहां पर मान लीजिए हमने वाटर सॉल्वेंट लिया। अब वाटर सॉल्वेंट में दो तरह के पार्टिकल्स होंगे, एक वो पार्टिकल जो बल्क में है। अब ये जो बल्क के पार्टिकल्स हैं वो तो हमें पता है हर एक डायरेक्शन से इक्वली अट्रैक्टेड रहेंगे। इस पार्टिकल को सभी डायरेक्शन से वाटर के पार्टिकल्स ने घेरा है और वाटर के पार्टिकल आपस में अट्रैक्शन तो लगाते ही है। तो ये जो बल्क का पार्टिकल होगा वो तो हर डायरेक्शन से इक्वली अट्रैक्टेड होगा, और जब हर डायरेक्शन से इक्वली अट्रैक्टेड है तो यहां पर लगने वाला नेट फोर्स की अगर बात करें तो इस बल्क के पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो होगा, क्योंकि जितना ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उतना ही नीचे की डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, उतना ही राइट साइड में और उतना ही लेफ्ट साइड में। तो ओवरऑल नेट फोर्स क्या हो जाता है बल्क के पार्टिकल का जीरो। इसीलिए हम कहते हैं बल्क का जो पार्टिकल होता है वो रिलेटिवली क्या होता है ज्यादा स्टेबल। लेकिन सरफेस के पार्टिकल की अगर बात करें तो इस सरफेस का पार्टिकल, इसके ऊपर कोई भी लिक्विड नहीं है, केवल लिक्विड के पार्टिकल हैं, पानी के मॉलिक्यूल हैं इसके नीचे। तो अब ये क्या करेगा, ये केवल अट्रैक्टेड होगा नीचे वाले पार्टिकल से। तो जब ये नीचे वाले पार्टिकल से अट्रैक्टेड होगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, नेट इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई नेट इनवर्ड फोर्स लगेगा। यानी कि इसका नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाया। क्योंकि इस पार्टिकल का नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, इसीलिए हम कहते हैं जो सरफेस का मॉलिक्यूल होता है वो रिलेटिवली कैसा रहता है, अनस्टेबल। क्योंकि स्टेबल तो वो होगा जिसकी एनर्जी कम हो, जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए, वो स्टेबल होगा। यहां पर तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाया। अब क्योंकि सरफेस के हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स इनवर्ड लग रहा है, तो ये पूरा का पूरा सरफेस क्या होगा, नीचे की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। तो इस सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन जो यहां पर लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, क्योंकि सरफेस पे प्रेजेंट ये जो पार्टिकल्स हैं ये अनस्टेबल हैं, इनके ऊपर नेट इनवर्ड फोर्स लग रहा है। और ये सारे पार्टिकल्स के ऊपर जब नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो पूरा का पूरा ये सरफेस भी नीचे की तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो अगर मैं ये सरफेस के पार्टिकल्स को हटा दूं तब तो सरफेस टेंशन लगेगा ही। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, ये जो सरफेस टेंशन है वो एक्चुअल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। किसके मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। कहां पर प्रेजेंट है, सरफेस के ऊपर। जितने ज्यादा ये सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा अनस्टेबल स्पीशीज होंगी। जाहिर सी बात है सरफेस का हर एक मॉलिक्यूल नीचे की तरफ खींच रहा है। अब जितने ज्यादा ये पार्टिकल होंगे सरफेस के ऊपर उतना ज्यादा वो नीचे की तरफ खींचेंगे, और जितना ज्यादा ये नीचे की तरफ खींचेंगे तो ओवरऑल सरफेस टेंशन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। तो सरफेस टेंशन याद रखना केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, और कौन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। इसी बात को एक एग्जांपल से हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे कि जब वाटर ड्रॉपलेट को हम रिलीज करेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट क्या होगा, स्फेरिकल शेप में चला जाता है। ये वाटर ड्रॉप जो है ये स्फेरिकल शेप में क्यों गया, क्योंकि स्फेरिकल शेप में जाने के बाद क्या होगा, इसका सरफेस एरिया घट जाएगा, और सरफेस एरिया जितना घट जाएगा उतना सरफेस पे मॉलिक्यूल्स घट जाएंगे, और सरफेस पे जितने कम मॉलिक्यूल्स होंगे उतना सिस्टम क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, उतनी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हर एक लिक्विड चाहता है, हर एक सॉल्वेंट चाहता है अपनी सरफेस टेंशन को कम करना, तभी वो क्या बनेगा, स्टेबल। इसीलिए लिक्विड ड्रॉप भी स्फेरिकल शेप में चला जाता था। तो यहां से आई होप आपको सरफेस टेंशन का पता होगा। अब सरफेस टेंशन का पता लगने के बाद जो इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर यूज करनी है
वो केवल ये है कि सरफेस टेंशन सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगी जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। इस बात को याद रखना, ये बात आप लोगों को गिब्स की एप्लीकेशन को समझाने में मदद करने वाले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखना। नेक्स्ट बेसिक टर्म जो आप लोगों को समझना है वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट जो चीज हमें समझनी है वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब भी सॉल्यूट को तुम लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हो तो दो तरह के सॉल्यूट हैं। पहला है सरफेस एक्टिव सॉल्यूट और दूसरा है सरफेस इनएक्टिव सॉल्यूट। सरफेस एक्टिव सॉल्यूट कौन से होते हैं? सरफेस एक्टिव सॉल्यूट वो होते हैं जो सरफेस टेंशन को कम कर दे, जो उस लिक्विड सॉल्वेंट की सरफेस टेंशन को कम कर दे। हमने यहां पर सॉल्वेंट डाला और सरफेस टेंशन कम हो गई। एग्जांपल के तौर पे डेली लाइफ में हम यूज भी करते हैं, जो हम सोप डिटर्जेंट यूज करते हैं, तो जैसे ही हम सोप या सर्फ वगैरह को पानी में डालते हैं तो ये बेसिकली क्या करते हैं, पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। तो ये सारे के सारे सॉल्यूट कैसे हैं? सरफेस एक्टिव। सरफेस इनएक्टिव की बात करूं तो सरफेस इनएक्टिव कौन से होते हैं? सरफेस इनएक्टिव वो सॉल्यूट होते हैं जो सरफेस टेंशन को बढ़ा दे। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे कोई सब्सटेंस सरफेस टेंशन को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, वो कैसे पॉसिबल है? तो इस चीज को ही समझते हैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स की मदद से। सबसे पहले समझते हैं सरफेस एक्टिव को। सरफेस एक्टिव का काम क्या था? सरफेस टेंशन को कम करना। तो यहां पर समझते हैं कि सरफेस एक्टिव सॉल्यूट सरफेस टेंशन को कम कैसे करेगा। मान लीजिए यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तुमने एक बीकर के अंदर यहां पर एक सॉल्वेंट लिया, इस सॉल्वेंट को नाम ले रहा हूं ए, और इस सॉल्वेंट में तुम क्या कर रहे हो? बी सॉल्यूट को ऐड करा रहे हो। अब तुम कह रहे हो ये सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? सरफेस एक्टिव। तो ये जो बी सॉल्यूट तुमने डाला, बी सॉल्यूट अगर सरफेस एक्टिव है तो सरफेस एक्टिव की एक ही कंडीशन है, सरफेस एक्टिव बी सॉल्यूट तब होगा जब AB का इंटरैक्शन कम हो और AA और BB का इंटरैक्शन ज्यादा हो। AB का इंटरैक्शन से मतलब क्या है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरैक्शन कम हो। किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के इंटरैक्शन के कंपैरिजन में, और सॉल्यूट के इंटरैक्शन के कंपैरिजन में सॉल्वेंट का इंटरैक्शन अगर कम है तो इस सिचुएशन में बी सॉल्यूट काम करेगा सरफेस एक्टिव की तरह। कैसे काम करेगा इस बात को समझो। जैसे ही तुम बी डालोगे ए के अंदर, ए सॉल्वेंट में बी को डालोगे, तो बी के पार्टिकल क्या करेंगे? बी के पार्टिकल केवल सरफेस पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब तुम पूछोगे सरफेस पे क्यों एक्यूमुलेट कर रहे हैं? बिकॉज ये बी के पार्टिकल इस AA के बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि AB का इंटरैक्शन बहुत वीक है। तो AB का इंटरैक्शन अगर वीक है तो AA अपना बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, और बॉन्ड नहीं टूटेगा तो बहुत कम पार्टिकल्स होंगे जो बल्क में जाएंगे। ज्यादातर पार्टिकल कहां रहेंगे? सरफेस पे। और जब पार्टिकल सरफेस पे रह जाएगा तो आप लोग जानते हैं ये पार्टिकल्स अगर सरफेस पे एक्यूमुलेट कर गए तो सरफेस का जो यहां पर सरफेस एरिया है वो तो फिक्स है, सरफेस एरिया फिक्स है, लेकिन अब सरफेस पे कुछ बी के मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर यहां पर सरफेस के ऊपर बी के मॉलिक्यूल्स आ गए तो ए के मॉलिक्यूल का नंबर, जो सरफेस के ऊपर ए के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका नंबर क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। सरफेस एरिया तो फिक्स है, अब सरफेस पे अगर बी के पार्टिकल्स आ गए तो सरफेस पे प्रेजेंट ए के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, और ए के पार्टिकल्स, ए के मॉलिक्यूल्स कम होने का मतलब क्या है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे कम हो गए। और मैंने लास्ट स्लाइड में आप लोगों को यही बताया था, लास्ट जो केस बताया कि सरफेस टेंशन केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है जो सरफेस के ऊपर है। अब जितने सरफेस के ऊपर कम होंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, उतना सरफेस टेंशन भी क्या होगा? कम होगा। तो सिंपल सा केस है, सरफेस एक्टिव वो होंगे जिनका इंटरैक्शन सॉल्वेंट के साथ कम हो, तो वो सरफेस पे एक्यूमुलेट कर जाएंगे, और अगर सरफेस पे बी का पार्टिकल आ गया तो ए के पार्टिकल अब सरफेस पे कम हो जाएंगे, और ए के पार्टिकल सरफेस पे कम हो गए, इस बात का सीधा सा मतलब है सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी।
अब इस सरफेस एक्टिव को गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के साथ कैसे जोड़े, इस बात को समझाता हूं। इस पे जो सवाल आएगा या जो बात आप लोगों से वो पूछ सकता है, वो ये पूछेगा, मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया और इस सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट जो यूज किया है वो सरफेस एक्टिव है, तो वो पूछेगा बताइए सरफेस एक्सेस का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो। तो आप लोगों को याद हो तो गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने एक इक्वेशन लिखी थी, सरफेस एक्सेस बराबर था माइनस सी अपॉन आर टी इंटू डेल गामा अपॉन डेल सी, ये हमने इक्वेशन लिखी थी। अब तुम यहां पर कह रहे हो सरफेस टेंशन घटेगा। सरफेस टेंशन घटने का मतलब है कि चेंज इन सरफेस टेंशन, डेल गामा की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। और ये सरफेस टेंशन कब घट रहा है, जब मैं बी का अमाउंट डाल रहा हूं, सॉल्यूट को ज्यादा ऐड कर रहा हूं। सॉल्यूट को ज्यादा ऐड करने का सिंपल सा मतलब है कि जब तुम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, डीसी का वैल्यू जब पॉजिटिव है, कंसंट्रेशन तुमने यहां पर बढ़ाई है, डीसी का वैल्यू जब तुमने पॉजिटिव लिया तो डेल गामा का वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव। सरफेस टेंशन तो घट रही है कब, जब तुम सॉल्यूट को ऐड करा रहे हो, जब तुम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो। तो डेल गामा अपॉन डेल सी का वैल्यू आप देख सकते हैं यहां पर नेगेटिव आएगा, और बाहर भी क्या है, नेगेटिव। ये पूरा टर्म नेगेटिव है और बाहर भी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल सरफेस एक्सेस क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर पहली चीज जो आपसे पूछ सकता है कि एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने सॉल्यूट यूज किया है सरफेस एक्टिव, तो सरफेस एक्टिव के केस में याद रखना सरफेस एक्सेस का वैल्यू कैसा रहता है, पॉजिटिव। सेकंड अगर बात करें सरफेस इनएक्टिव का केस ले लेते हैं। सरफेस इनएक्टिव में मान लीजिए हमने यहां पर सॉल्वेंट लिया फिर से ए और सॉल्यूट लिया बी सॉल्यूट लिया, तो आप लोग अब समझ ही चुके होंगे सरफेस एक्टिव से कि सरफेस इनएक्टिव के केस में क्या होना चाहिए। सरफेस इनएक्टिव के केस में ये बी सॉल्यूट सरफेस इनएक्टिव कब होगा, जब ए बी का इंटरैक्शन ज्यादा हो ए और बी के इंटरैक्शन के कंपैरिजन में। सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरैक्शन या सॉल्यूट सॉल्यूट के इंटरैक्शन के कंपैरिजन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरैक्शन अगर ज्यादा है, तो जैसे ही तुम बी को डालोगे ये बी कहां मूव कर जाएगा, ये बी ए के बॉन्ड को तोड़ता हुआ नीचे जाके बल्क में जाके ए बी का बॉन्ड बनाएगा। और ए बी का बॉन्ड कब बना, जब ए का बॉन्ड टूटा। ए का जब बॉन्ड टूटा तो एक ए ने तो बी के साथ बॉन्ड बना लिया, बचे हुए बाकी ए कहां जाएंगे, वो केवल सरफेस की तरफ मूव करेंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहां जाना शुरू करेंगे, सरफेस की तरफ। तो यहां पर अगर देखें तो सरफेस के ऊपर कुछ टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करोगे ए के मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया, और सरफेस पे अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो इस बात का सीधा सा मतलब है सरफेस टेंशन भी बढ़ जाएगी। और हमने यही कहा था सरफेस इनएक्टिव वो होते हैं जो सरफेस टेंशन को बढ़ा दे, और सरफेस टेंशन बढ़ने का मतलब क्या है, डेल गामा की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। सरफेस टेंशन बढ़ने का मतलब क्या है, डेल गामा का वैल्यू क्या होगा यहां पर, पॉजिटिव। अब डेल गामा पॉजिटिव है, फिर से वो सवाल पूछ सकता है कि सरफेस एक्सेस का बताओ। डेल गामा तो पॉजिटिव समझ में आ गया, अब वो पूछेगा सरफेस एक्सेस का बताओ। तो अगर सरफेस एक्सेस का देखें तो इक्वेशन तो सेम है, माइनस सी अपॉन आर टी डेल गामा अपॉन डेल सी। अब डेल गामा पॉजिटिव है, डेल सी भी पॉजिटिव है, जब हम बी को ऐड कर रहे हैं तभी तो सरफेस टेंशन बढ़ रहा है। बी को ऐड करने का मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ाना, और कोई चीज अगर बढ़ रही है तो उसका चेंज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां पर ऊपर और नीचे पॉजिटिव है, ओवरऑल टर्म पॉजिटिव लेकिन बाहर नेगेटिव, तो सरफेस एक्सेस क्या रहेगा, यहां पर नेगेटिव रहने वाला है। तो याद रखना सरफेस इनएक्टिव के केस में सरफेस एक्सेस की वैल्यू नेगेटिव, जबकि सरफेस एक्टिव के केस में क्या होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव। इस बात के अलावा वो एक सवाल और पूछता है, और बुक्स में काफी अलग अलग बातें लिखी होती हैं जिसमें वो बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, काफी बार मैंने देखा है। वो पूछता है कि सरफेस एक्सेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लीजिए पॉजिटिव है, सरफेस एक्सेस पॉजिटिव किस केस में था, जब तुमने सॉल्यूट लिया था सरफेस एक्टिव, तब हमारा सरफेस एक्सेस कैसा था, पॉजिटिव। अब अगर सरफेस एक्सेस पॉजिटिव है तो बताएं एड्सॉर्प्शन से मैं इस बात को कैसे लिंक करूं।
सवाल में कभी कभी बुक्स लिखती हैं कि अगर सरफेस एक्सेस पॉजिटिव है तो उसे एड्सॉर्प्शन से कैसे लिंक करें। तो सरफेस एक्सेस पॉजिटिव होने का मतलब है कि जब तुम बी डालोगे तो ये बी कहाँ रह जाएगा, बी केवल रह जाएगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर। तो अब मैं अगर एड्सॉर्प्शन की बात करूं तो मुझे पता है जितना ज्यादा मैं बी डालूंगा उतना ज्यादा क्या होगा, बी इस लिक्विड सरफेस के ऊपर रह जाएगा। और जब भी कोई चीज केवल सरफेस के ऊपर रह जाए तो इस बात का सीधा सा मतलब है यहां पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो अगर वो तुमसे सवाल पूछे कि बताएं जब मैंने सरफेस एक्टिव सॉल्यूट को डाला तो लिक्विड के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा या कम होगा, तो इस बात का सीधा सा मतलब है अगर लिक्विड सरफेस की बात करोगे तो लिक्विड सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा जितना ज्यादा तुम सॉल्यूट को डालोगे। जितना ज्यादा बी ऐड करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, x/m बढ़ेगा। लेकिन अगर वो तुमसे पूछे कि मान लीजिए मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर, यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर हमने चारकोल का पीस रखा हुआ है, ये सॉलिड चारकोल का पीस रखा है, और इस चारकोल के ऊपर बताएं एड्सॉर्प्शन का वैल्यू कब ज्यादा होगा, जब सरफेस एक्सेस पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप लोग जानते हैं सरफेस एक्सेस पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि यहां पर ए बी का इंटरेक्शन बहुत कम है, ए और बी बी का इंटरेक्शन ज्यादा है। तो यहां पर बी जो है वो बल्क की तरफ तो माइग्रेट कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ए के बॉन्ड को पेनिट्रेट करके जा ही नहीं सकता। तो यहां पर अगर चले भी गए तो कुछ पार्टिकल्स ही जा पाएंगे, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स नहीं जाएंगे। तो सरफेस अगर यहां पर एक्टिव सब्सटेंस डालोगे तो यहां पर बी के बहुत कम पार्टिकल जाएंगे। तो अगर बी के बहुत कम पार्टिकल गए तो अगर सॉलिड सरफेस पे वो पूछे तो सॉलिड सरफेस के ऊपर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होगा वो बहुत कम होगा। किसके केस में, जब सरफेस एक्सेस पॉजिटिव है। तो दो तरह से एड्सॉर्प्शन वो पूछ सकता है, डिपेंड करता है वो लिक्विड सरफेस पे पूछ रहा है या सॉलिड सरफेस पे। जिस भी सरफेस पे वो पूछे उस सरफेस पे आप उसको जवाब दे सकते हो कि क्या वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया यहाँ पर गिब्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में एप्लीकेशन को समझेंगे गिब्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, कि गिब्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या एप्लीकेशन है।